Allama Ibn Khaldun. Name and lineage. His name was Abdurrahman bin Muhammad. He was born in Tunisia, a country in North Africa, in 732 AH. According to 1322 AD, he is also known all over the world as Ibn Khaldun. उनको सारी दुनिया में इब्न खल्दून कहा से जाना जाता है. His eldest grandfather, the eldest grandfather of his family was named Khalid, but was famous as Khaldun, after whom he was called Ibn Khaldun. उनके दादा का नाम खल्दून, मतलब दादा खल्दून के नाम से उनका लक़ब था, उनको मशहूरी थी, तो इसलिए उनका भी नाम क्या पड़ गया, खल्दून पड़ गया. इज एवरीथिंग ओके? अर्ली लाइफ, उनकी शुरुआत की ज़िंदगी, जो उनकी बचपन था वो कैसा गुजरा. अल्लामा इब्न खल्दून acquired his early education from his father Muhammad. After memorizing the Holy Quran in his childhood, he completed his education in Arabic language and literature. उन्होंने सबसे पहले तो कुरान क्या कर लिया, कुरान क्या कर लिया, हिफ्ज़ कर लिया. हिफ्ज़ करने से पूरी किताब उनको याद हो गई कुरान की. यस, ठीक है, पूरी किताब उनको याद हो गई. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एजुकेशन जो थी, अपनी जो तालीम थी अरबी ज़बान में, वो पढ़ी और लिटरेचर पढ़ा. तफसीर, कुरान तफसीर से पढ़ा, हदीसें पढ़ी और फ़िक़्ह पढ़ा. मतलब वो ज़्यादा इस्लामियात की और इस्लाम की तरफ थे. फ़िक़्ह मतलब ये कि इस्लाम में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरीके से करना है वो. इवेंट्स. अल्लामा इब्न खल्दून is one of the leading historians of human history and especially of Islamic history, sociologist and prominent political thinkers. अच्छा, अब उन्होंने, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत ब्राइट था, तो वो ज़्यादा पढ़ते रहते थे और वो लोगों को बताते थे सोशल लाइफ कैसे गुजारनी, क्योंकि इस कुरान बेशक एग्जाम्पल्स और मिसालों के से भरा हुआ है, मगर उसमें उस मिसालों के थ्रू इन लोगों को समझाया गया है कि देखो हम ये भी कर सकते हैं, हम यूँ भी करते हैं. हज़रत नूह का वाक़या है कि हज़रत नूह ने कश्ती बनाई, फिर वो सैलाब आ गया था, तो फिर सब लोग कश्ती में सवार हुए. मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ पूरा, और आपके लिए राजन, कि आपने सुना है हज़रत नूह का वाक़या, आपने सुना है हज़रत नूह का वाक़या. तो एक कश्ती, जब हज़रत नूह ना प्यारे नबी अल्लाह पाक के प्रॉफिट हैं, तो उन्होंने अल्लाह पाक ने उनको हुक्म दिया कि आप एक बड़ी सी कश्ती बनाएं. कश्ती पता है, समझते हैं आप कश्ती क्या होती है? तो उन्होंने कश्ती बनाई. तो उन्होंने कहा कि क्यों मैं बनाऊँ ना कश्ती? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा क्योंकि मैंने कहा इसलिए. तो उन्होंने, हालांकि लोग उनको, हज़रत नूह को पागल कहते थे कि ये पागल हो गया है, ना तो कोई धूप का, ना तो कोई बारिश का मौसम है, ना कोई आसार हैं, मगर ये कश्ती बना रहा है. इसका दिमाग थोड़ा सा ही हिल गया है. मगर वो बनाते गए, हज़रत नूह बनाते गए कि मेरे पाक परवरदिगार ने बोला है तो मैं बनाता जाऊँ. इसमें इस्लाम की कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ ईमान की बात है कि उसके रब ने कहा तो उन्होंने किया. जब कश्ती बिल्कुल रेडी हो गई तो उन्होंने सारे एक जोड़ी जानवर की उसमें बिठाई, और जैसे ही बिठाई तो ये सैलाब आ गया, ज़मीन ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया. ज़मीन ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया, आसमान से भी बारिश आने लगी और सैलाब भी आना शुरू हो गया. इतना पानी हो गया कि वो कश्ती जो थी वो खुद ही तैरना शुरू हो गई, और लोग जो नहीं मानते थे, जो मजाक उड़ाते थे, वो सारे डूब के ख़त्म हो गए. ठीक है, तो ये वाक़या और इस तरह के हज़ारों वाक़े, हज़रत यूनुस का वाक़या कि किस तरीके से उनको मछली ने खा लिया और वो पेट में मछली के साबुत सलामत रहे. इसमें ना तो इस्लाम है, ना तो इसमें कोई और चीज़ है. इसमें यह है कि जब अल्लाह ताला कोई
हुक्म देता है तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए, और हमको अपने दिल में ईमान पूरा पक्का अपने रब के लिए रखना चाहिए, और हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, उससे माफ़ी मांगते रहना चाहिए। तो फिर हज़रत यूनुस ने अल्लाह से माफ़ी मांगी, और उसका एक दुआ है, आयत करीमा जो है वो उन्होंने पढ़ते गए तो अल्लाह ने उनको माफ़ कर फरमा दिया, और वो उसने जो वेल थी उसने उल्टी करी, और हज़रत यूनुस जो थे वो जिंदा बाहर आ गए। ठीक है जी। और ये सब रियल कहानी, रियल स्टोरी है जो हिस्ट्री में भी है। तो ये सब जब उन्होंने कुरान पूरा याद कर लिया ना हज़रत इब्ने खल्दून ने, तो उनके पास ये सारी मिसालें आई, मिसालों से उनको ब्रॉडन हुआ उनका होराइजन। उन्होंने फिर लोगों को समझाना शुरू किया, अच्छी बातें समझाना शुरू करी। तो इस तरीके से वो पॉलिटिशियन भी अच्छे बने, पॉलिटिकल भी उनकी थिंकर हुए, लोगों को समझाने लगे, इस्लाम भी सिखाने लगे। ड्यू टू हिज इमेंस इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड मेंटल एबिलिटी ही हेल्ड इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पोजिशंस इन द 3 कंट्रीज ऑफ ट्यूनीशिया। उन्होंने इतने ज़हीन थे कि उनको अच्छी पोस्ट मिली, मुल्कों में बहुत इज्जत मिली। ट्यूनीशिया में, एंडलूसिया स्पेन में, और इजिप्ट में, उनको इन तीनों मुल्कों में बहुत इज्जत मिली। He held important position of secretary and judiciary in the courts of Egypt, in the courts of Sultan Abu Ishaq II of Tunisia. उनको जज बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया ट्यूनीशिया में, और सुल्तान इब्न अहमर ऑफ एंडलूसिया एंड मतलब स्पेन में, एंड सुल्तान बरकूक ऑफ इजिप्ट। ये जब उनकी पोजीशंस हैं कि सुल्तान अबू इसहाक, ये जैसे हम लोग नहीं बोलते गवर्नर ऑफ सिंध बन गए, ये इस तरह से ये उनकी है, वो सुल्तान बना करते थे उस एरिया के। Thus he got an opportunity to see in depth the customs and traditions of different societies. अब उनको जब वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे तो उन्होंने लोगों का रहन सहन देखना शुरू किया, और ज़्यादा लोगों के करीब हुए, क्योंकि लोग आके अपने मसले बताते थे, अब ये मसला हो गया, इसमें कहीं इस्लाम नहीं है, इसमें समझ है और दीन है। दीन पे तो हम सब चल रहे हैं ना, ये दीन है इसमें कि भाई हम क्या चाहिए आपको उनसे, आप इससे झल लो। ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अच्छा ऐसा करते हैं, अच्छा जी, अच्छा जी। तो इनको अपॉर्चुनिटी मिली लोगों से मिलने की, सोसाइटीज़ देखने की, नेशंस एंड डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड द राइज एंड फॉल ऑफ द नेशंस एंड एम्पायर्स। लोगों का किस तरह से बिहेवियर है, और जो मुल्क है वो किस तरह उठ रहा है, किस तरह गिर रहा है, सल्तनतें कैसे पलटी जा रही हैं, वो सब ये देख पा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे थे। He presented his observation and experiences in his book in a scholarly manner. उन्होंने किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस लिखा। किताब क्यों लिखी? हम लोग को समझाने के लिए। बंदा मर जाए, पीछे क्या रह जाएगा? तो जो किताब लिखी, किताब तो नहीं दफन करेंगे ना, किताब तो रह जाएगी, तो उस किताब को आगे आने वाली नस्लें पढ़ सकती हैं। अभी इब्ने खल्दून नहीं है, हमें नहीं पता उन्होंने उस वक्त क्या देखा था, क्या फील किया था, क्या एक्सपीरियंस किया था, कितनी तालीम है, उनकी क्या समझ थी, उनकी क्या सोच थी, हमें नहीं पता। मगर उस किताब को पढ़ के जो उन्होंने खुद लिखी है हम समझ सकते हैं। इसी तरह आजकल, बेटा मुझे दे दीजिए, जो काम कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहे, समझा। बस इसी तरह आजकल ये वीडियोस हैं, इंसान मर जाएगा, पीछे क्या रह जाएंगी? वीडियोस रह जाएंगी। इसलिए जो आप लोग अपना टिकटॉक पर और ये जो आप लोग अपलोड करते हैं, ज़रा सोच समझ के अपलोड किया करें कि आपके मरने के बाद ये चलेगा, तभी तो अपलोड करते हैं, समझ के अपलोड करना चाहिए। ठीक है ना?
और मैं भी जो अपलोड करती हूँ, मैं इसीलिए जानबूझ के अपलोड करती हूँ ताकि मेरे मरने के बाद भी ये अच्छी और नेक बातें चलें। नेक बातें अपलोड करनी चाहिए, गाने अपलोड जी, आप लोग भी दीन की बातें, अच्छी बातें डालें कि उनसे लोगों को फ़ायदा हो, बजाय इसके कि आलतू फालतू बातें और डांस और ये सब डालें। समझ आई? बाल खोले हुए, अच्छा जी। स्कार्फ बांधा हुआ है। उनकी किताब का नाम है अल मुकद्दिमा एंड तारीख़ इब्ने खल्दून। ये दो उनकी किताबें, हम अभी मार्केट में जाएं तो हमें मिल जाएंगी ये दोनों। यस, पढ़ी हुई है। द लास्ट एंड द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ अल्लामा इब्ने खल्दून्स लाइफ वॉज स्पेंट इन इजिप्ट। उनकी ज़्यादा और आखिरी ज़िंदगी के जो लम्हे थे, वो मतलब जो साल थे, वो इजिप्ट में गुजरे। वेयर ही परफॉर्म द ड्यूटीज एज अ टीचर in the world famous as well known as and well known education center Al Azhar University। Al Azhar University में वो क्या करते थे वहाँ पर? काम नहीं करो, समझ लो। क्या करते थे वहाँ पे? वो पढ़ाते थे। आखिरी दिनों में वो टीचर थे और अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ड्यूरिंग हिज स्टे ओवर देयर he also wrote तारीख़ इब्ने खल्दून। वहाँ जब थे तो उन्होंने तारीख़ इब्ने खल्दून लिखी थी। कंसर्निंग सोशियोलॉजी, अब अल्लामा इब्ने खल्दून presented the view that there are two basic and essential rules for human life। उन्होंने लोगों का समाज देख के उन्होंने कहा कि भाई असल में ना दो असूल हैं ज़िंदगी गुजारने के। ठीक है, चलें भाई, नेक्स्ट पेज है स्टार्टेड। भाई क्या हुआ आपको? फिर बोल रहे हैं फर्स्ट, पहला असूल, अभी चुप हो जाओ। पहला असूल क्या है? लिविंग टुगेदर, सब लोग साथ मिल के रहें। पहला असूल तो ये है, ठीक है। दूसरा असूल है डिफेंडिंग ह्यूमन लाइफ, एक दूसरे का जिंदगी का ख्याल रखें। जैसे अगर मुझे तकलीफ है, जैसे मैंने इनको बोला कि आप अपना मास्क उतारें, बीमारी है या कुछ है बताएं, इससे क्या है, इससे अगले को एहसास होगा कि यार अगर मैं, हाँ, कि हमारी भी फिक्र है किसी को। अगर आप में से आधे लोगों को गर्मी लग रही है, आधे लोगों को सर्दी लग रही है, बीमार हैं, तो उनका भी ख्याल किया जाए कि भाई थोड़ी देर हम ऑन कर दें, बाद में हम फैन को ऑफ कर दें। इसके बाद जैसे कि ऑन भी लगी। जी, इधर ये मेरी तरफ से आया है, ये मेरी तरफ से आया था जी। तो ये हमने क्या किया, मैंने बोला आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, अगर ये कहता मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इनको चेक करती कि भाई बुखार तो नहीं हो रहा, क्योंकि कई बच्चों के पेरेंट्स उनको मेरी ज़िद के ऊपर ना भेज देते हैं स्कूल, और वो बच्चा बीमार हो रहा होता है। जैसे कल 2-3 बच्चे बीमार थे और वो स्कूल आ गए थे, तो मैंने उनको चेक किया। इसी तरह तो पता चलता है ना बंदा डाउन हो रहा होता है। तो मैंने चेक किया तो उनको तो बहुत तेज़ बुखार होता, तो मैंने घर भेजा उनको, जो भी थे। ठीक है, यस सर। तो इसलिए इससे क्या होता है, इससे ये मुझे भी एहसास होता है, जब आप लोग मेरे बारे में पूछते हैं तो मुझे भी खुशी होती है कि भाई मेरी भी फिक्र है किसी को, मेरा भी ख्याल है किसी को। इसमें कोई इस्लाम की बात नहीं है, इसमें कोई मज़हब की बात नहीं है, इसमें इंसानियत की बात है। ठीक है ना, इंसानियत है, हमारा पूरा मज़हब ही इंसानियत है, तो इसको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। आ रही है समझ में आपको मैडम? चलिए, शुक्र है कि आपको समझ में आ रहा है। ये तो काम कर रहे हैं, आप कौन सा काम कर रहे हैं? ये काम उतार रहे सारे। According to his theory, society can neither develop nor rise without following these principles। उन्होंने कहा कि जब तक ये दो असूल आप नहीं फॉलो करेंगे, आपकी सोसाइटी ऊंची और ऊपर जाएगी ही नहीं, तरक्की नहीं करेगी। About education, he proposed that there are 2 types of sciences। 2 तरह के साइंस हैं। पहली है इंटेलेक्चुअल साइंस, मतलब दिमाग इस्तेमाल करके इजाद करना कोई चीज़। दूसरी है इमिटेटिव साइंस। इमिटेटिव मतलब दूसरे को देख के कॉपी करना। अगर आप खुद से कुछ नहीं बना सकते, आइंस्टाइन ने क्या किया था? बल्ब बना दिया था, खुद बनाया ना सबसे पहले उसने। और रेडियो किसने इजाद किया था? ग्राहम बेल ने।
इजाद किया ना, तो वो क्या हुआ? इनिशिएटिव साइंस। इनिशिएट किया था उसने, इंटेलेक्चुअल साइंस। अब वो क्या एक ही रेडियो है आज तक दुनिया में? वो कितने हो गए? वो क्या है? वो सब ज़्यादा आगे वो है इमिटेटिव साइंस। एक चीज़ को देख लिया, अरे भाई इस तरह बनी हुई, हम 10 बना लें, समझ लिया उसको और 10 बना लें। दोनों की जीत है। एक वो जो खुद अपनी दिमाग उसने लड़ाया, बनाया, तारों से तारें जोड़ी, सेटिंग करी, बन गई एक नई चीज़। जैसे मोबाइल है, मोबाइल बन गया, पहले आदमी ने बनाया, उसके बाद धड़ाधड़ मोबाइल पे मोबाइल बनते गए। पहले तो सबसे पहले तो एक आदमी ने बनाई होगी ना, किसी ने बैठ के कि यार ऐसा करें, ऐसी कोई एक चीज़ हो, डिब्बी हो जिसमें कैमरा भी हो, डिवाइस हो कि जिसमें कैमरा भी हो, मैसेज भी यहाँ से दूसरे मुल्कों तक 1 सेकंड में पहुँच जाएं, तस्वीरें भी पहुँच जाएं, वीडियो भी पहुँच जाए। सेकंड में मिनट लगते हैं। फौरन 1 सेकंड में पहुँचता है। चलें, ठीक है। मैन एक्वायर्स इंटेलेक्चुअल साइंसेज यूजिंग 5 सेंसेस विच इंक्लूड्स ऑल साइंटिफिक साइंसेज। इमिटेटिव साइंस, अच्छा, इंटेलेक्चुअल साइंस में 5 सेंसेस लगते हैं। 5 सेंसेस हमारी कौन कौन सी हैं? देखो, अब इस्लामियत की कॉपी में ना, इस्लामियत के सब्जेक्ट में साइंस आ गया। 5 सेंसेस हमारी कौन सी हैं? एक सेंस है हमारी साइट, मतलब देखने की सलाहियत। दूसरी है सूंघने की सलाहियत। हम सूंघ लेते हैं ना, बदबू आती है तो स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, तो वाह क्या खुशबू आ रही है। टेस्ट, हम अपनी जबान पे रख के चीज़ बता सकते हैं कि खट्टी है या मीठी है या कड़वी है या मिर्ची है, ठंडी है। सुनने की, मेरी आवाज़ अगर आप आंखें बंद करके सुने आप समझ जाएंगे औरत की आवाज़ है या मर्द की आवाज़ है। और 5वीं कौन सी है? टच की। टच करके पता लगेगा क्या चीज़ है जी, जैसे मैं इस कपड़े को टच करूं तो पता चल जाएगा कि भाई ये कोई कपड़ा है। ये भी कपड़ा और है। अगर मैं अपना हाथ टच करूं तो पता चल जाएगा कि भाई ये किसी का हाथ है। और अगर आगे टच करूं तो पता चलेगा नहीं, इसने हाथ में कुछ पहना हुआ है। ठीक है। पानी के नीचे हाथ करूं तो पता चल जाएगा कि कुछ गीला है, ज़रूर पानी है। कुछ गीला है। समझ आई? तो जब आप कुछ ईजाद करते हैं तो फौरी तौर पर आपको आपके 5 सेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। मगर आप जब कुछ इमिटेट करते हैं, कैन नॉट बी एक्वायर्ड बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट। जब आप कुछ उसको चीज़ को देख के कॉपी करके बना रहे होते हैं तो आपको अपनी जहानत और अपनी सोच की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ देखना है कि ये कैसे बनी हुई है और उसको कॉपी करना है। जैसे बंदर है, वो अपना दिमाग नहीं लड़ाता। आप कह रहे हैं हु, वो कहेगा हु, आप कहेंगे हाँ, वो कहेगा हाँ। उसने अपना दिमाग तो नहीं लगाया। इट इंक्लूड्स ऑल रिलीजियस साइंसेस। डेथ, उनका इंतकाल। The great and eminent scholar and thinker of human history passed away in Cairo, that is Egypt, in 808 AH, according to 1406 AD today. Today, his life and work are currently being researched by higher educational institutions in East and West. आज भी इनका काम जो है वो लोग उस पे सीख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पे रख के उससे सबक हासिल कर रहे हैं, उससे फैज़ हासिल कर रहे हैं। ठीक है। उनका इंतकाल किधर हुआ था? उनका इंतकाल हुआ था इजिप्ट के शहर है कैरो, उसमें हुआ। ठीक है। समझ आई?